नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे वो गठबंधन की बात हो चाहे सीटों के समीकरण की बात हो, आप देख रहे हैं कि लगातार पेंच फंसता जा रहा है। ऐसे में वैसे राज्य जो सबसे ज़्यादा आज के समय में हॉट स्पॉट बने हुए हैं, ऐसे में ही एक राज्य जो है वो है बिहार। बिहार की बात इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो 40 सीटें हैं और एक तरफ एनडीए गठबंधन 40 सीट का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आने में समय है और चुनाव में भी थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन कहा यह जाता है कि जब तक सीटों के फाइनलाइजेशन आपके नहीं होते हैं तब तक चाहे वो आपके कैंडिडेट हो, किस सीट से आपको चुनाव लड़ना है, आप एक प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कन्फ्यूज़न बना हुआ रहता है। वैसे में पिछले दिनों जिस प्रकार से तमाम मीडिया घराने में ये खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार के आने के बाद से पहले से जो एनडीए के घटक दल हैं, खास करके चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं और उसका कारण ये बताया गया और आपने देखा भी कि जो 2 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली हुई और 6 तारीख को बेतिया में भी जो रैली हुई, इन दोनों रैलियों में एनडीए के सहयोगी में चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये कोई भी उपलब्ध नहीं थे। हालांकि कल की रैली में नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उनके विदेश जाने की चर्चा थी 7 तारीख को और इसलिए वो दिल्ली चले गए थे। इसमें 2-3 सवाल उठते हैं जिसको आप सभी को भी समझना जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कई बार उन्होंने पाला बदला, कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ, लेकिन ज़्यादातर समय एनडीए के साथ उन्होंने बिताया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें अपनी कुर्सी कितनी प्यारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां बिहार में सीटों के नेगोशिएशन को लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है, ऐसे में नीतीश कुमार विदेश दौरे पे जा रहे हैं। इसके क्या मायने? इसके 2 मायने हो सकते हैं। या तो नीतीश कुमार जाने के पहले जो उनकी मुलाकात जेपी नड्डा, अमित शाह जी से और बाद में प्रधानमंत्री से होनी है, उसके बाद वो जाएंगे। तो क्या उनके जदयू को कितने सीटें दी जाएगी, इसका फाइनलाइजेशन हो जाएगा, या फिर वो
जब तक विदेश से वापस नहीं आते हैं तब तक सीटों का समझौता नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सारे जगह ये खबरें चल रही है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये एनडीए को छोड़ सकते हैं। इन्हें महागठबंधन की ओर से एक साथ आने का निमंत्रण मिला हुआ है और पिछले 48 घंटे में अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ पे सबसे चर्चा का केंद्र यही बना हुआ है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान वाकई नरेंद्र मोदी को छोड़कर महागठबंधन की ओर जा सकते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बात आप समझिए, निश्चित तौर पे ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही इतने बड़े गठबंधन बनाए गए हैं और अभी भी लगातार सहयोगी पार्टियों को लाया जा रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में जहाँ जहाँ पेंच फंसा हुआ है वहाँ भी आप देखेंगे कि जो पुराने सहयोगी थे या जो सहयोगी अभी तक नहीं बने हैं और प्रत्यक्ष रूप से एनडीए को सपोर्ट किए हैं, वो भी इस बार सहयोगी दल की भूमिका में नजर आएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने 370 भाजपा के लिए और 400 सीट अपने सहयोगियों के साथ के लिए जो नारा दिया है, उसी कड़ी में ये सारे काम हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में महाराष्ट्र, बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं यहाँ एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है? क्या वाकई में चिराग पासवान छोड़कर जा सकते हैं? एक चीज़ आप स्पष्ट तौर पर मान कर चलें कि निश्चित तौर पे लोग कह रहे हैं भले कि नीतीश कुमार जितनी सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़े थे उतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके पूर्व अगर आप एक चीज़ देखेंगे, 2019 का फॉर्मूला तो 17-17-6 का था। भाजपा ने अपनी 17 सीट जीती, 100% स्ट्राइक रेट। उस समय जो एलजेपी थी वो अपनी सारी 6 सीट जीती, 100% स्ट्राइक रेट। लेकिन नीतीश कुमार एक सीट हारे थे। और अभी के समय में जो स्थिति बनी है, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी में जो कमी आई है, क्या ऐसे में भाजपा नीतीश कुमार को 17 सीट दे सकती है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कि भाजपा जहाँ जहाँ भी गठबंधन कर रही है, इस लोकसभा चुनाव के लिए उसका मुख्य एजेंडा है मैक्सिमम सीटें वो खुद ही कवर करेंगी और अपने सहयोगियों को इसमें सहयोग करने के लिए कह रही है। ऐसे में जहां एक और नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे गिर रहा है, निश्चित तौर पे वो किसी भी कीमत पे 17 सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कितना भी जोर लगा लें, उन्हें 12 सीट से ज़्यादा मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि इस बात को भी आप समझिए, भाजपा वैसे प्रदेशों में जहां उनके नए नए सहयोगी जुड़े हैं,
चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, वहाँ एकनाथ शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार, वहाँ भी सीटों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कल ही अमित शाह वहाँ महाराष्ट्र में थे और ये माना जा रहा है कि जहाँ पे 48 सीटें हैं उसमें से अधिकतम सीटों पर भाजपा खुद चुनाव लड़ेगी और अपने सहयोगियों को कम सीटें देगी, क्योंकि उन्हें भी जो फायदा होगा वो भाजपा के ध्रुवीकरण का ही फायदा होगा। उनका भी अपना जनाधार न के बराबर है। अगर वो आज के दिन अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो उनकी एक भी सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगी। और यही हाल नीतीश कुमार का है बिहार में, कि आज के डेट में अगर नीतीश कुमार अकेले लड़ते हैं या महागठबंधन की ओर फिर से शिफ्ट कर जाते हैं तो उनका एक भी सीट जीत पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो चुनावी सर्वे हो रहे हैं, जो बिहार के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो 40 सीटों पे अभी सर्वे हुआ है उसमें भाजपा बिना नीतीश कुमार के भी पहले अच्छे पोजीशन में थी और नीतीश कुमार के आने से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। मिनिमम 35 जा रहा है। इससे पहले भी भाजपा को 31-32 आ रहा था। लेकिन चूंकि 40 सीटें जीतनी है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ऐसा प्लान बना रही है भाजपा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें जीती जा सके। और अगर जदयू को ज़्यादा सीट देती है भाजपा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे नुकसान एनडीए को होगा और भाजपा को ये नुकसान बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो सीटें मिलेगी भी वो सीटें में कुछ जो कैंडिडेट होंगे वो भाजपा के होंगे, लेकिन जेडीयू के सिंबल से वो चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी अन्य सहयोगी जो एनडीए में है, चिराग पासवान तो थे लेकिन अभी 2 गुट हो गए हैं। जीतन राम मांझी का आना, उपेंद्र कुशवाहा का आना और भी अन्य सहयोगी दल हैं जो आने वाले हैं। ऐसे में उन्हें सीटें कहाँ से दी जाएगी? भाजपा का तो अपना 100% स्ट्राइक रेट है। वो चाहेगी तो पहले भी अपनी सीटों पर तो वो कैंडिडेट का अनाउंस कर सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में ये जो पेंच फंसा हुआ है ये पेंच सुलझ जाएगा और निश्चित तौर पे यहाँ के सीटों का समीकरण भी बैठता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पहले हमने सीटों का सर्वेक्षण आपको बताया था कि 18, 12, 5, 2, 2, 1, उसमें कुछ चेंजेस होते हुए नज़र निश्चित तौर पे आ रहे हैं। 12 से ज़्यादा नीतीश कुमार लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे और इसलिए भी उनकी सीटें कमेगी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जो सीटें चाहिए वो पूर्व में जदयू की ही सीटें रही हैं। चिराग पासवान ने भी कुछ सीटों का जो चयन किया है और जो सर्वे भी बता रहे हैं वहाँ पर वो सीटें चिराग पासवान को जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हम बात करते हैं कि आखिर गणित क्या बैठता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, चिराग पासवान जिस प्रकार से आप देखेंगे जब 2023 में एनडीए के 25वें वर्षगांठ पर जो घटक दलों की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान को कैसे अपने पास
बुलाकर उन्हें गले से लगाया था। और अगर आप चिराग पासवान को नज़दीक से जानते हैं तो वो अपने पिता के निधन के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उनको एक पिता तुल्य आशीर्वाद दिया है, वो चिराग पासवान बहुत दिल से मानते हैं। ऐसे में वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके लिए अगर उन्हें कुछ सीटों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो देते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, फिर चिराग पासवान कितनी सीटों पे लड़ सकते हैं। साथियों, एक बात तो मैं निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि चिराग पासवान की हाजीपुर जो सीट है वो पहले से फाइनलाइज है। चिराग पासवान निश्चित तौर पे हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वे भी बताते हैं, आंकड़े भी बताते हैं। उनके पूर्व में किए गए अगर रैलियों की समीक्षा अगर आप करें तो उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं उनसे वो कितने ऊपर हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से इसको सर्च करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। और जिस प्रकार से वो उनके पिता की कर्मभूमि है उसे वो अपना मानते हैं, निश्चित तौर पे चाहे गृहस्थ जीवन की बात हो चाहे राजनीतिक बात हो, भले लोग कहते हैं लेकिन पिता के संपत्ति पे अधिकार पुत्र का ही होता है, भाई का नहीं हो सकता। वैसे ही राजनीति में भी ये चीज़ें लागू होती है। तो निश्चित तौर पे वो सीट चिराग पासवान को जानी चाहिए। तो आप ये मान के चलें कि वो सीट निश्चित तौर पे चिराग पासवान को जा रही है। और बात करें अगर उनके चाचा पारस की, तो देखिए समस्तीपुर जो सीट है वहाँ से प्रिंस पासवान का टिकट कटता हुआ नज़र आ रहा है 100%। और पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, हमने भी बताया था कि पशुपति पारस चाहते हैं कि प्रिंस पासवान समस्तीपुर से चुनाव लड़े, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, उसमें प्रिंस पासवान की क्रेडिबिलिटी बहुत ही कम आ रही है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती है कि प्रिंस पासवान समस्तीपुर से चुनाव लड़े। और जहां दूसरी ओर पशुपति पारस चुनाव खुद लड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। वहाँ उनके भाई पहले लड़े हुए हैं, तो पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट दिया जाएगा। अब एक पेच और फंस रहा है, उन्हें कम से कम 2 सीटें दी जाएगी, तो 1 सीटें तो तय है समस्तीपुर, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी सीट जो आ रही है उसमें 3 सीटें हैं, नवादा, वैशाली और खगड़िया। तो देखिए नवादा में भाजपा चाह रही थी सूरजभान सिंह चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ चिराग पासवान पेच फंसा दे रहे हैं कि अगर सूरजभान सिंह यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट हमको चाहिए। वैशाली में भी उनके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, एक पूर्व की रह चुकी हैं, और भी लोग हैं जो चिराग चाहें तो चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये सवाल उठता है कि जो लोग उन्हें जब उनकी ज़रूरत थी उन्हें छोड़ करके गए, क्या ऐसे लोगों को चिराग टिकट देंगे? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये एक पेंच है, लेकिन इन तीनों जगहों में से एक सीट पारस को मिलेगी। अब बात हम करते हैं चिराग पासवान की, आखिर वो समझौता करते हैं तो उन्हें कौन कौन सी सीटें चाहिए। हाजीपुर तो तय है, उसमें बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक सीट जो सबसे चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है जहानाबाद की सीट। आप
सर्वे को अगर आप देखेंगे, और हमने कई बार बोला है कि वहाँ पे चितरंजन कुमार जो हैं बाकी सभी जो कैंडिडेट हैं उनसे काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। अगर वो सीट किसी को भी जाएगी तो उस टिकट पे चुनाव चितरंजन कुमार और चिंटू भैया ही लड़ेंगे जहानाबाद से। लेकिन चूंकि उनकी नज़दीकियां चिराग पासवान से है तो ये एक सीट तय मान के चलिए कि ये सीट चिराग पासवान को मिलने जा रही है। तो हाजीपुर और जहानाबाद ये 2 सीट हो गए। तीसरी सीट की जो अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक सीट आ रहा है वाल्मीकि नगर। देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सीटों को लेकर और साथ ही साथ जो कैंडिडेट है वहाँ से किस कैंडिडेट को लड़ाया जाएगा, किस जाति से वो आ रहे हैं, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर वो सीटें इधर उधर होती भी है लेकिन कैंडिडेट उस जाति का ही होगा। ये भाजपा का प्लान है। ऐसे में मान लीजिए कि अगर वाल्मीकि नगर सीट चिराग पासवान को मिलती है तो वहाँ से कोई ब्राह्मण ही चुनाव लड़ेगा, ये तय है। हालांकि चिराग पासवान के पास भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। चिराग पासवान का जो अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग दावेदारी वहाँ से हो सकती है। लेकिन अगर ये सीट नहीं मिलता है तो एक सीट है पूर्णिया और दूसरी है सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी में आपने देखा होगा कि पहले से कई लोग दावेदार हैं, स्वघोषित दावेदार भी हैं। और जो पिछले दिनों राजनाथ सिंह की वहाँ रैली हुई थी तो निश्चित तौर पे ये स्पष्ट संकेत उन्होंने दिए कि वो सीट जो है भाजपा अपने पास रखेगी और संभवतः न ये एलजेपी को जाएगी न ही जेडीयू को जाएगी। लेकिन अगर आप चिराग पासवान को देखें, जब भी वो सभाएं करते हैं तो सीतामढ़ी का जिक्र वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि सीता की भूमि से राम तक पहुंचने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि सीतामढ़ी सीट उन्हें जाएगी। वो सीट भाजपा अपने पास रख सकती है। अब बात कर लेते हैं पूर्णिया की। देखिए, पूर्णिया में जो दलित समुदाय है उसका वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 55% के आसपास। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम वोटों का अगर पोलराइजेशन होता है उस सीट पे तो ये सीट आसानी से चिराग पासवान निकाल सकते हैं। और उनके पास वहाँ कैंडिडेट भी है। पहले भी हमने कहा था, और एक वहाँ पर सुपौल में एक कार्यक्रम हुआ था। पैनोरमा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं संजीव मिश्रा, वो चिराग पासवान को वहाँ बुलाए थे। और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बातचीत अंदर खाने से हो गई है। ऐसे में अगर सीट चिराग पासवान को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जो 3 सीटें हैं, इन तीनों में से 1-2 सीटें तो मैंने कंफर्म आपको बता दी, हाजीपुर और जहानाबाद। तीसरी सीट जो है पूर्णिया, सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर में से कोई एक सीट मिलेगी। चौथी सीट की अगर हम बात करें तो चौथी वही सीटें हैं जो हमने बताया, नवादा, वैशाली और खगड़िया। इसमें पेंच वही फंस रहा है कि अगर नवादा से सूरजभान सिंह को अगर टिकट दिया गया तो चिराग पासवान की वहाँ पे ऑब्जेक्शन है। वैसे में वो सीट खुद चाह रहे हैं। और वैशाली की बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 तारीख को चिराग पासवान की एक रैली भी आयोजित है। अब ये
उसके पहले अगर यहाँ सीटों का समीकरण बन जाए, वो सीट किसके पाले में जाती है? जैसा कि हमने कहा कि 24, 48 से 72 घंटे के अंदर ये सीटों का फाइनलाइजेशन लगभग फाइनल हो जाएगा। ऐसे में वो रैली होगी नहीं होगी कह नहीं सकते, लेकिन 10 तारीख को प्रस्तावित है वैशाली में, और वैशाली में उनके पास कैंडिडेट भी मजबूत दावेदार है। एक जो सीट है खगड़िया वाली, खगड़िया की सीट पे कुछ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं जो बाकी घटक दलों को भी सरप्राइज दे सकते हैं। तो ये जो 4 सीटें हैं ये निश्चित तौर पे चिराग पासवान को मिलती हुई नज़र आ रही है, और जो 2 सीटों का हमने जिक्र किया वो पारस गुट को जा सकती है। मतलब 6 सीटों का जो एलजेपी का समीकरण था उसे उन्होंने डिवाइड कर दिया है 4-2 के फॉर्मूले के साथ, और ये चिराग पासवान की विश्वसनीयता, उनका लगाव जो एनडीए भाजपा के साथ रहा है, ऐसे में हो सकता है उसका बेनिफिट उन्हें मिले। हो सकता है 1 सीट ज़्यादा मिल जाए, 4 की जगह 5 मिल जाए, मतलब 3 से 5 ये आप मान कर चलें कि ये सीटें उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट देने के लिए भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मना कर रहे थे। ऐसे में क्या होता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। और जीतन राम मांझी की सीट तो फिक्स है, उन्हें वो गया की सीट मिलेगी ही, वहाँ से जो भी चुनाव लड़े। हालांकि संतोष सुमन तो एमएलसी का टिकट मिल गया, वो जा रहे हैं विधान परिषद, तो माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो यही सीटों का समीकरण जो बन रहा है, और निश्चित तौर पे भाजपा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है। अभी तक के परिणाम स्वरूप यही सारी चीज़ें निकल के आ रही है, नहीं तो इस तरह का पेंच फंसा हो और नीतीश कुमार विदेश यात्रा पे चले जाएं, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करता है और हर कोई इससे आश्चर्य मान के चल रहा है। आपने देखा होगा कई बार मीडिया में चला कि उधर नीतीश कुमार विदेश जाएंगे, इधर भाजपा खेल कर देगी, तो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन ये आप मान के चलें कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होना रहता तो बहुत पहले हो चुका रहता। फिर सवाल ये उठता है कि अगर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे अगर यहाँ सीटों का समीकरण गड़बड़ाता है। वही होगा जो 2020 में हुआ था, जैसे चिराग पासवान ने अकेले लड़कर चुनाव प्रभावित किया था। निश्चित तौर पे 2024 में भी वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी टूटने के बाद अपने आप को उन्होंने बिहार की राजनीति में स्थापित किया है, निश्चित तौर पे अभी लंबा सफ़र तय करना है। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी अपना कद बढ़ा रहे हैं, चिराग पासवान उभरते हुए सितारे हैं बिहार के, आने वाले समय में अपनी दावेदारी और मजबूत करने के लिए निश्चित तौर पे वो स्ट्रगल करना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन महागठबंधन के साथ तो निश्चित तौर पे वो नहीं जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसके इतर कुछ नया दिखाई देगा। चूँकि हर 24 घंटे के बाद परिस्थितियां बदल रही है, उसी के आधार पे हम भी आपको चीज़ों को सामने ला रहे हैं, और उसी कड़ी में ये चीज़ है। एक बात और आप
सभी को मैं बता दूं, जहां रही बात नीतीश कुमार के सीटों को लेकर, तो नीतीश कुमार को सबसे महत्वपूर्ण अपनी कुर्सी है और निश्चित तौर पे अगर उन्हें अपने सांसदों को जिताने की इतनी ही लालसा रहती तो सांसदों को पूर्व में जिस प्रकार से वो इधर उधर किए हैं वो नहीं करते। इसलिए निश्चित तौर पे ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा जा रहा है और ऐसे में जितने भी सहयोगी दल हैं वो हर कोई अपने एडजस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और यही सबसे बड़ा कारण भी है कि चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सीटें कम हो और नीतीश कुमार की सीटें बढ़ जाए। ये सबसे बड़ा पेच का कारण है। लेकिन मुझे लगता है 1 से 2 दिनों के अंदर ये सारे पेच जब अमित शाह बैठेंगे तो निश्चित तौर पे सीटों का फाइनलाइजेशन हो जाएगा और उसकी घोषणा हो सकती है नीतीश कुमार के विदेश दौरा खत्म होने से पहले ही घोषित हो जाए। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और निश्चित तौर पे यहाँ पे किसी तरह की किंतु परंतु वाली बात नज़र नहीं आती है। अभी का फॉर्मूला जो है लगभग इसी दिशा में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।